सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हमारी क्लास 10 साइंस की धमाका सीरीज़ चल रही थी जिसमें हमने चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट किया था। एक वीडियो इस पे आ चुकी थी जिसके अंदर हमने पूरा न्यूट्रिशन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन कंप्लीट करेंगे, यानी पूरा रेस्पिरेशन इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड चलेंगे। एग्ज़ाम में जो कुछ भी पूछा जा सकता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ ये जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसका आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आप रिवाइज़ कर सकते हो। और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम का इस्तेमाल किया है ताकि जल्दी आपको चीज़ें याद हो जाएं और इंटरेस्ट भी आपका डेवलप रहे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें ये आती है कि रेस्पिरेशन होता क्या है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो जो आपका सिंपल फूड होता है, जिसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं, उससे एनर्जी बनाने वाला प्रोसेस, या फूड से, सिंपल फूड से या ग्लूकोज से एनर्जी निकालने वाला जो प्रोसेस होता है, वही हमारा रेस्पिरेशन कहलाता है। तो रेस्पिरेशन में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो सारे ही ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है। वो क्या, कि आपका जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होगा और वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पहला स्टेप है जो सब में कॉमन होता है। अब पायरुवेट का जो फर्दर ब्रेकडाउन होता है और इसका जो मॉलिक्यूल टूटेगा वो कई तरीके से हो सकता है। मेनली अगर हम बात करें तो दो तरीका है। एक आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है, दूसरा आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक में क्या होता है, ये जो पायरुवेट है इसका ब्रेकडाउन ऑक्सीजन का इस्तेमाल होकर होता है। जैसा कि हम ह्यूमंस की बात कर लें तो हम क्या करते हैं, इस पायरुवेट का जो ब्रेकडाउन है उसको कराने के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए तो हम सांस लेते हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। वहीं कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इस पायरुवेट का ब्रेकडाउन बिना ऑक्सीजन के इस्तेमाल करके करते हैं। जैसा कि एक ऑर्गेनिज्म है आपका यीस्ट। यीस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी एक सेल का बना हुआ है। और ये ऑर्गेनिज्म जब फर्मेंटेशन करता है, फर्मेंटेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो शुगर है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, यानी अल्कोहल बनाया जाता है, जिस प्रोसेस के जरिए उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। तो यीस्ट जब फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस करता है तो वहाँ पर उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी ऑक्सीजन के इस्तेमाल नहीं करता। तो दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हो गए, एक वो जिनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और एक वो जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर देखो एक फ्लो डायग्राम है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखो पहला स्टेप क्या होगा, आपका ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, यानी इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6। इसका ब्रेकडाउन होगा, यानी ये मॉलिक्यूल टूटेगा और पायरुवेट बनेगा। यहाँ से पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज होगी। देखो एक चीज़ आप समझ लो, आगे भी आपको ये चीज़ें आएंगी कि जब भी कोई चीज़ बनती है तो उसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, और कोई चीज़ का ब्रेकडाउन होता है तो उसके लिए एनर्जी क्या होती है, फिर रिलीज होती है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल टूट रहा है, इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी, तो यहाँ देख रहे हो एनर्जी निकलेगी। ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, देखो सेल की बात करें तो ये जैसे हमारा सेल है, तो सेल में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका न्यूक्लियस हो गया और माइटोकॉन्ड्रियाज हो गए, इस तरह और भी चीज़ें होती हैं। उनमें से एक होता है आपका साइटोप्लाज्म। तो जो बीच में एक तरह से स्पेस में जो भरा हुआ फ्लूइड होता है वही हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर ही प्रेजेंट रहता है, सेल का ही एक पार्ट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज पायरुवेट में जो टूटता है वो कहाँ पर होता है, सेल के किस हिस्से में, तो आप कहोगे साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब पायरुवेट का जो फर्दर ब्रेकडाउन है वो 3 तरीके से होता है। पहला तरीका ये है कि जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहती, बिना ऑक्सीजन के इस्तेमाल किए, जैसे कि हमने देखा था यीस्ट एक ऑर्गेनिज्म है जो करता है। अब यीस्ट क्या है, एक सेल का बना हुआ है, लेकिन अगर पूछा जाए यीस्ट में कहाँ पर, यीस्ट के जो बॉडी है उसके किस हिस्से में ये पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है, तो आप कहोगे साइटोप्लाज्म के अंदर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन में दे सकता है, यीस्ट ना दे के आपको सेल के पार्ट ही दे देगा, साइटोप्लाज्म दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया, न्यूक्लियस दे दिया, इस तरह ऑप्शन में दे दिया। अब आपके बुक में तो सिर्फ यीस्ट लिखा हुआ है, एग्जाम्पलर में एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर ये साइटोप्लाज्म दिया था, वहां यीस्ट नहीं दिया था। अब जिसने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है उसके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पलर से भी मैंने यहाँ पर चीज़ें ली हैं ताकि थोड़ा सा बाहर से भी है और आता है, एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने यहाँ वहाँ की भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ कंसीडर कर दी, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि यीस्ट ऐसा करता है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करता। यीस्ट में भी कहाँ पर, उसकी बॉडी में कहाँ पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये जो पायरुवेट है इसका ब्रेकडाउन होकर क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एनर्जी रिलीज होगी। अब यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत थोड़ी सी होती है। दूसरा, इस पायरुवेट का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, यानी अब ऑक्सीजन यहाँ पर यूज होगा,
तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, तब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी निकलेगी, और ये जो एनर्जी होगी ये ज़्यादा होगी। तो ये बात याद रखना कि जब ऑक्सीजन का इस्तेमाल होकर पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा या कह सकते हैं रेस्पिरेशन होगा, तो वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा निकलेगी। और ये पायरुवेट का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता कहाँ है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये याद रखना, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, इस तरह दे सकता है, तो आप क्या लगाओगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब एक तीसरा केस भी है कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई तो हो रही है लेकिन जितनी चाहिए बॉडी को उतनी नहीं मिल रही है, कम है, तो क्या होता है, सारे सेल में नहीं, जो बॉडी के मसल सेल्स हैं, ठीक है, मसल्स के अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर यह होता है कि लैक्टिक एसिड बन जाता है। अब ये लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होती है, यानी एनर्जी तो निकलेगी लेकिन मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड डेवलप हो जाएगा। अब ये जो लैक्टिक एसिड डेवलप होता है मसल्स के अंदर, जब हम कोई अचानक से कोई एक्टिविटी कर लेते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा दौड़ भाग लिए, अब दौड़ते हो तो क्या होता है, आपकी सांसें तेज़ हो जाती हैं, लेकिन एक लिमिट है। आप बहुत ज़्यादा स्पीड में दौड़ रहे हो या बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हो तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी। वो प्रॉब्लम क्या होती है, बेसिकली जितनी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो नहीं मिल पा रही है। तो दौड़ने भागने के बाद क्या हो जाता है, बॉडी के पार्ट्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, यानी अकड़न सी हो जाती है। जैसे बहुत दौड़ लिए तो पैर वगैरह के अंदर अकड़न हो जाती है। क्रिकेटर्स वगैरह को हो जाता है अक्सर, जैसे बॉलर हो गए या वैसे बैट्समैन भी है, बहुत ज़्यादा दौड़ लिया तो उसको ये क्रैम्प्स वगैरह हो जाते हैं। ये किस वजह से होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी जिसकी वजह से मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बन गया। अब एनर्जी जो रिलीज़ हुई किसी भी रास्ते से, किसी भी तरीके से, जब एनर्जी रिलीज़ हुई तो वो क्या होती है, देखो एनर्जी कोई चीज़ नहीं है कि हाँ डिब्बे में भर के हमने रख लिया, कितनी एनर्जी बनी और हमने रख लिया। एनर्जी एक ऐसी चीज़ होती है जो कॉन्टिन्यूअस है, यानी एनर्जी रिलीज़ हुई तो उसको चाहे इस्तेमाल कर दो, नहीं तो वो वेस्ट हो जाएगी। तो बॉडी क्या करती है, एनर्जी जैसे रिलीज़ हुई उसकी मदद से एक मॉलिक्यूल बना लेती है, एक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाता है जिसे हम एटीपी कहते हैं, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। यहाँ देखो फुल फॉर्म नहीं लिखा हुआ है, जब नोट्स दूंगा तो वहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। तो एटीपी निकलती है और ये क्या होती है, एनर्जी करेंसी। भाई हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है। जैसे आप अमेरिका में जाओगे तो वहाँ पर ये गांधी जी के फ़ोटो वाला तो चलेगा नहीं हमारा रुपया, बल्कि क्या चलेगा, डॉलर चलता है। उसी तरीके से जो बॉडी है वो एनर्जी किस फॉर्म में इस्तेमाल करता है, एटीपी के फॉर्म में। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब कोई चीज़ बनती है तो एनर्जी का इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल बन गया। कैसे बना, पहले हमारा एडीपी था, एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट। डाई का मतलब 2, यानी एडिनोसाइन के साथ 2 फॉस्फेट लगे हुए थे, फिर एक फॉस्फेट इनके साथ आके जुड़ गया तो डाई से क्या हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा, ठीक है। और ये जो जुड़ा है किसकी वजह से, एनर्जी की वजह से। एनर्जी सप्लाई की गई तो मॉलिक्यूल से जुड़ गए और जुड़ के क्या बन गया, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। अब जब भी बॉडी के किसी सेल को एनर्जी की ज़रूरत होगी तो वो क्या करेगा, इसी एटीपी को ब्रेक डाउन करेगा। जब ये मॉलिक्यूल टूटेगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी, एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी, यानी जितना एनर्जी इस्तेमाल होके वो मॉलिक्यूल बना था उतनी एनर्जी ये मॉलिक्यूल टूटने पे निकलेगी। और इस एनर्जी से क्या होगा, जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, एंडोथर्मिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं जहाँ पर एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो हमारी एंडोथर्मिक होती है। तो ये एनर्जी इस्तेमाल होती है जो बॉडी के सेल्स के अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो रही होती है उन्हें कराने के लिए। तो ये तो बेसिक सा हो गया रेस्पिरेशन का। अब हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। देखो यहाँ पर 2 केस आपको मेन समझना है। एक कहानी हमारे दिन की है और एक कहानी रात की है। न्यूट्रिशन वाले मैंने आपको पढ़ाया है कि फोटोसिंथेसिस कब होता है, जब सनलाइट प्रेजेंट हो। सनलाइट ज़रूरी है, यानी दिन में ही होगा, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। लेकिन रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए एनर्जी निकाली जाती है। अब एनर्जी की ज़रूरत प्लांट को हर वक्त है, चाहे दिन हो या रात। तो रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों होगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होगा। तो देखो यही कहानी है। अब इसको समझते हैं कि ये क्या बना है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये डायग्राम तो चलिए बना हुआ है, इसको मैं अलग से बनाकर आपको समझाता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। तो बात हो रही है जैसे दिन में क्या होगा, आपका फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गया, क्या रिलीज़ होगा, ऑक्सीजन रिलीज़ होगा, ठीक है। साथ ही साथ दिन में रेस्पिरेशन भी तो होना है। रेस्पिरेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो यहाँ ऊपर ऑक्सीजन निकल रहा है वहीं से कुछ ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा, सारा ही नहीं,
थोड़ा सा आएगा, क्योंकि भाई प्लांट को कहीं भागना दौड़ना तो है नहीं, तो उसे बहुत थोड़ा सा रेस्पिरेशन कराना है, इसीलिए थोड़े सा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए देखो यहाँ पर मैंने मोटी लाइन से शो किया है जितना ऑक्सीजन यहाँ पर निकल रही है, और यहाँ पतली लाइन का इस्तेमाल किया है कि पूरी ऑक्सीजन नहीं, थोड़ा सा ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होगा। अब रेस्पिरेशन के बाद प्रोडक्ट क्या निकलता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ऑक्सीजन थोड़ा इस्तेमाल हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ी सी निकलेगी। अब देखो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत है, तो भाई यहाँ से रेस्पिरेशन से जो निकल रही है वो इन्वायरमेंट में ना जाके यही इस्तेमाल हो जाए फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो ये चीज़ है, देखो यही चीज़ यहाँ पर डायग्राम में आपके बनी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड गई, ऑक्सीजन निकला, थोड़ा सा ऑक्सीजन यहाँ से आकर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हुआ, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड निकला और वापस ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं ओवरऑल क्या निकल रहा है, इन्वायरमेंट में क्या चीज़ रिलीज हो रही है, तो आप कहोगे ऑक्सीजन ही निकल रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो रेस्पिरेशन से जो निकल रही थी वो वापस इस्तेमाल हो गई। तो यहाँ याद रखना ऑक्सीजन रिलीज क्या है, मेजर इवेंट डे टाइम में हो रहा है, यानी मेनली क्या चीज़ रिलीज हो रहा है दिन में, तो वो है ऑक्सीजन। वहीं रात की बात करें तो देखो ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा, रेस्पिरेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो रात के टाइम CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। तो रात में सबसे ज़्यादा क्या निकल रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा होता है। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज है वो डिफ्यूज़न के ज़रिए होता है, यानी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है और प्लांट के अंदर कम है, तो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन प्लांट के अंदर चला जाएगा। प्लांट के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, इन्वायरमेंट में कम, तो इन्वायरमेंट के अंदर ये रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये चलता है, जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यही हमारा डिफ्यूज़न है। अब बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, खास तौर से जैसे हमारा फिश हो गई। फिशेस की बात कर लें तो ये क्या करती हैं, ये वाटर को माउथ से अपने बॉडी के अंदर ले जाती हैं और गिल से पास कराती है, यानी मुंह के ज़रिए पानी अंदर गया, फिर मुंह बंद हो जाता है और पानी कहाँ से निकलता है, गिल से। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, वाटर ऐसे अंदर गया और गिल से बाहर हो गया। अब गिल्स में क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, तो पानी के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो इस गिल्स के थ्रू ब्लड के अंदर चली जाती है, और इस तरह से फिश को रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो ऐसे ही मिलता है कि वाटर के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वही इनको मिलती है। अब जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर वो बहुत कम होती है, इसीलिए इनका ब्रीदिंग रेट क्या होता है, फास्टर होता है, यानी एक बार में थोड़ी सी ऑक्सीजन इनको मिल पाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा इनको, ताकि ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा किया जा सके, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही था काम का। आगे बात करते हैं रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो ज़मीन पे रहते हैं। अब देखो ऑक्सीजन को कहाँ पर जाना है, ब्लड के अंदर जाना है, क्योंकि ब्लड बॉडी के हर जगह फ्लो हो रहा है। अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पहुँच जाएगा तो उसके ज़रिए बॉडी के हर सेल तक पहुँच जाएगा। अब ब्लड ऐसे हवा में तो तैर नहीं रहा होगा, किसी ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा होगा, यानी एक पाइप होगा, ट्यूब होगा जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होगा। तो ऑक्सीजन को उस वॉल को पार करके जाना होगा। दूसरी बात, ऑक्सीजन जहाँ पर बॉडी के अंदर जाएगी, अब ऐसा तो है नहीं कि हम सांस लिए और बॉडी के अंदर पूरा फैल गई ऑक्सीजन, किसी एक जगह कलेक्ट होती है। जैसे अपनी बात करें तो हमारे ऑक्सीजन कहाँ जाती है, लंग्स के अंदर जाती है, तो लंग्स की भी अपनी वॉल है, उसको भी ऑक्सीजन को पार करना पड़ेगा। तो दो लेयर है, दो वॉल्स है जिसको इस ऑक्सीजन को पार करना होगा, एक तो लंग्स वाली और दूसरा ब्लड वेसल वाली। तो ये जो लेयर होगी जितनी पतली होगी उतनी ही आसानी से गैस आर पार जा सकती है। तो यही चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है। ये रेड कलर से मैंने क्या शो किया है, वो सरफेस है जिसके थ्रू ये गैसेज एक्सचेंज होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये सरफेस कैसी होनी चाहिए, बहुत ही फाइन, यानी बहुत थिन, बहुत पतली होनी चाहिए, ताकि आसानी से गैसेज आर पार जा सकें। अब कोई चीज़ बहुत पतली होगी तो वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा डेलिकेट होगी, यानी नाजुक भी होगी। अब कोई चीज़ ज़्यादा नाजुक है तो भाई बॉडी के अगर बाहर होगी तो ज़रा से भी चोट लगी तो वहाँ डैमेज हो जाएगी, इसलिए वो क्या होती है, बॉडी के अंदर होती है, ठीक है, इनसाइड द बॉडी। जैसे हमारी बात करें तो हम लोग ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर ये गैसेस का एक्सचेंज होता है, और लंग्स क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर होता है। वो भी किस तरह से होता है, देखो आगे रिब्स होती है, हमारी पसलियाँ होती है, ताकि उसको बचाया जा सके, कोई डैमेज ना हो पाए, ठीक है। अब रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स वाले टॉपिक को हम अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, एयर रिच इन ऑक्सीजन। देखो जो हम सांस लेते हैं तो हम एयर ले जाते हैं, ठीक है, ऐसी एयर होती है जो ऑक्सीजन रिच होती है, यानी अच्छे खासे अमाउंट में वहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। तो सबसे पहले एयर किस ज़रिए से बॉडी में जाएगी,
आपका नॉस्ट्रिल हो गया, यानी आपका नोज भी कह सकते हो, तो चाहे नाक के ज़रिए या माउथ के ज़रिए दोनों तरीके से आप सांस ले सकते हो। तो पहले वहाँ जाएगी, फिर आपका जाएगी फेरिंग्स के अंदर, फिर आप जाएगी लेरिंग्स के अंदर, उसके बाद आपका ट्रैकिया या विंड पाइप कहते हैं उसके अंदर जाएगी, फिर ब्रोंकाई के अंदर, फिर ब्रोंकियोल्स के अंदर, फिर एल्वलाई के अंदर। ये फ्लो डायग्राम आप याद रखना, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया वगैरह ना दे, नॉस्ट्रिल दे दे, उसके बाद डायरेक्ट थ्रोट दे दे। तो थ्रोट में ये सारी चीज़, यानी आपका जो गला है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया। और जो आपका लंग्स वाला हिस्सा है उसके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वेलाई, ठीक है। तो एल्वेलाई के अंदर जब एयर पहुंचेगी उसके बाद ये यहाँ से ब्लड वेसल्स के अंदर चली जाएगी और ब्लड के ज़रिए वो सेल तक पहुँच जाएगी। इसी तरह सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा रेस्पिरेशन के बाद वो ब्लड वेसल के अंदर जाएगा और उसके ज़रिए ये एल्वेलाई के अंदर, और इसी तरीके से उल्टे रास्ते से बिल्कुल ये वापस चला आएगा। तो ये जो एयर होगी जिसको बॉडी से बाहर निकलना है वो कैसी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड रिच होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। देखो, चाहे आप सांस ले रहे हो यानी एयर बॉडी के अंदर ले जा रहे हो या बाहर निकाल रहे हो, दोनों के केस में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा होती है। जैसे मैं शॉर्ट में बता दूं, वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है। जैसे आपका ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, जब हम सांस लेते हैं तो ये 21% रहती है, यानी अगर 100 यूनिट हमने एयर बॉडी के अंदर ले गए लंग्स के अंदर, तो उसमें से 21 यूनिट हमारी ऑक्सीजन रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी 0.04% रहती है। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ऑक्सीजन 16% रह जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी 4% रहती है। अब कुछ पार्ट को हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे हम नोज़ की बात कर लें तो आपका ये नॉस्ट्रिल होता है, जो नोज़ का होल होता है ना, उसे हम नॉस्ट्रिल कहते हैं, और अंदर जो पूरा रास्ता गया होता है उसे हम नेज़ल पैसेज कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, फाइन हेयर्स होते हैं। इन हेयर्स का काम क्या होता है, ये एयर को फिल्टर करते हैं ताकि कोई भी हार्मफुल चीज़ नाक के ज़रिए वो लंग्स के अंदर ना जाए। जैसे कीड़ा वगैरह है तो वो फंस जाए, या और भी कोई चीज़ है तो वो इसी नाक के जो हेयर्स हैं उसी के अंदर फंस जाए। और साथ ही साथ इसके अंदर नेज़ल पैसेज के अंदर आपका म्यूकस प्रेजेंट होता है, यानी एक चिपचिपी सी चीज़ होती है जो नाक के अंदर प्रेजेंट रहती है। ये भी क्या करती है, एयर को फिल्टर करती है। अब जैसे मान लो बहुत छोटा पार्टिकल है जैसे डस्ट का, धूल का, अब वो हेयर के अंदर तो जनरली नहीं फंसेगा, तो वो क्या होता है, इसी म्यूकस के अंदर जाके चिपक जाता है। इस तरह से प्योर एयर हमारे लंग्स तक पहुंच पाती है। अब जो हमारा थ्रोट होता है, जो हमारा गला होता है, उसमें क्या होता है, एक पाइप टाइप का होता है ये पूरा, जिसके ज़रिए एयर अंदर जाती है। अब ये पाइप हमारा फ्लेक्सिबल टाइप का होता है, यानी दबाओ तो दब जाएगा, फैलाओ तो फैल जाएगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा। तो इस पाइप को सपोर्ट करने के लिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज क्या होती है, सॉफ्ट बोन्स को हम कार्टिलेज कहते हैं। तो इसको पकड़ी रहती है। देखो रेड कलर से जो मैंने बनाया है रिंग टाइप का, यही हमारी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। ये क्या करती है, इस पाइप को सपोर्ट करती है ताकि जो एयर पैसेज है जिसके थ्रू एयर पास होनी है वो कोलैप्स ना करने पाए। कोलैप्स का मतलब क्या है, ये देख रहे हो, ऐसे चिपक जाए। क्योंकि जब होता क्या है ना, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो यहाँ से एयर नीचे की तरफ चली जाती है लंग्स के अंदर हमारे, तो कुछ देर के लिए ये हमारा एरिया खाली हो जाता है। और अगर एयर यहाँ से निकल जाएगी तो बाहर का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि इसे दबा देगा। देख रहे हो यहाँ से ऐसे दब गया, ठीक है। इसका पूरा मैकेनिज्म मैंने डिटेल वाली वीडियो में समझाया है। वैसे एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है कि जो रिंग ऑफ कार्टिलेज है वो थ्रोट के अंदर प्रेजेंट रहती है, या अगर थ्रोट ना लिखा हो, आपका ट्रैकिया लिखा हो या आपका विंड पाइप लिखा हो, तो भी वही बात है कि यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, जो कि सपोर्ट करती है ताकि ये जो एयर पैसेज है वो कोलैप्स न करने पाए, ऐसे बंद ना हो जाए। अब यहाँ राइट साइड में डायग्राम है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं हम। देखो नेज़ल पैसेज है अंदर, ये माउथ कैविटी है, चाहे नाक से लो या मुंह से सांस लो, ये जाएगी कहाँ पर, सबसे पहले ऊपर आपको फेरिंग्स मिलेगा, फिर उसके नीचे आपका लैरिंग्स मिलेगा। लैरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। जो ला 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 करके गाना गाते हैं ना, तो वो क्या होता है, वॉइस बॉक्स से ही निकलती है आवाज़। तो फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स आता है, फिर आपका विंड पाइप आता है, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के अंदर एयर जाएगी और यहाँ पर देख सकते हो रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है जो सपोर्ट करती है इसको। फिर ये ट्रैकिया आके डिवाइड हो जाता है, यानी यहाँ से ऐसे जा रहा था, अब ये दो हिस्से में बढ़ जाएगा, क्योंकि लंग्स के दो हिस्से होते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो ये जो डिवीज़न होता है हमारा, इसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। यहाँ देख सकते हो ये ब्रोंकाई है दोनों तरफ। उसके बाद ये फर्दर आके और इसकी ब्रांचेस निकल जाती हैं, और इन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ठीक है।
यहीं पर इसके एंड में ऐसे बैलून टाइप का स्ट्रक्चर ऐसे बना होता है, ठीक है, जहाँ एयर जाके भरती है, ऐसे बना होता है, उसे हम एल्वेलाई कहते हैं। और उस एल्वेलाई के अंदर ऐसे बैलून टाइप का होता है, ठीक है, ये देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो गुच्छे जैसा है, इसे हम एल्वेलाई कहते हैं। और एक जो गोला होता है उसे हम एल्वेलस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हो, जैसे ग्रेप्स है, अंगूर का पूरा गुच्छा वो आपका एल्वेलाई है, और एक अंगूर का दाना वो क्या है, एल्वेलस है, ठीक है, एक जो गोला होता है। तो जो हमारा ब्रोंकियोल्स है उसी के एंड में ये एल्वेलाइज फिक्स रहते हैं। इस एल्वेलाई के अंदर जो खाली जगह होती है उसे हम एल्वेलर सैक कहते हैं, ठीक है, जो यहाँ शो किया गया है एल्वेलर सैक। लंग्स के नीचे हमारे ये क्या होता है, डायफ्राम होता है, जो जब नीचे जाता है तो लंग्स एक्सपैंड कर जाता है। अभी हम इसको देखेंगे। ऊपर हमारे जो हड्डियाँ होती है उसे हम रिब्स कहते हैं, पसली, और ये हमारा दोनों लंग्स है, राइट और लेफ्ट। ये स्ट्रक्चर हो गया, ये डायग्राम हो गया। तो अब कहानी कुछ इस तरह से है कि जो एल्वेलाई की वॉल्स होती हैं वो एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड वेसल का, यानी एक जाल सा पूरा होता है, ढेर सारी ब्लड वेसल्स वहाँ से गुजर रही होती है, जिसके ज़रिए एक्सचेंज एक्टिविटी होती है, ठीक है। जैसे हमारे एल्वेलाई है तो यहाँ पर जो एयर आकर यहाँ भरेगी, फाइनली यहाँ पर आकर भर जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो चला जाएगा ब्लड के अंदर, और ब्लड से फिर सेल तक पहुँच जाएगा। फिर सेल से जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ रहा है वो भी ब्लड से इस एल्वेलाई के अंदर एंटर होगा, और इसी के ज़रिए होते हुए वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो एल्वेलाई के अंदर जब एयर भरती है तो ये फूल जाते हैं, ठीक है, बड़े हो जाते हैं, और जब बाहर निकलती है तो ये छोटे हो जाते हैं, ठीक है। अब ये देखो, हम सांस लेते हैं और सांस को जो बाहर निकालते हैं उसका प्रोसेस क्या है। तो अगर आपसे कहते हैं ब्रीद इन या इनहेल करना, सांस को अंदर लेना, या इंस्पायर करना एयर, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा डायग्राम और हेडिंग इधर उधर हो गई, इसको मैं चेंज कर दूंगा नोट्स में। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है, लंग्स हमारा फैल जाता है। ये दूसरा वाला डायग्राम इसका होगा, ठीक है। तो देख रहे हो लंग्स बड़ा हो गया है, और जो डायफ्राम है हमारा वो फ्लैट हो जाता है। ये डायफ्राम जो होता है पहले नीचे आता है, नीचे आता है तो स्पेस बन जाती है, जिससे लंग्स भी हमारा फैल जाता है। और लंग्स जब बड़ा होता है तो खाली जगह बनती है उसके अंदर, जिसकी वजह से एयर अंदर पहुंच जाती है, ठीक है। वही जब हम ब्रीद आउट करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, या एक्सेल करते हैं, या एक्सपायर करते हैं एयर को, तो क्या होता है, ये देखो डायफ्राम पहले ऊपर जाता है, स्पेस कम होती है, लंग्स छोटे हो जाते हैं, एयर को पुश करके बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। यही कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी जो पसलियाँ होती है वो ऊपर उठती हैं, ठीक है। आप सांस लेते हो तो क्या होता है, चेस्ट आपका बाहर की तरफ आता है, यानी जो पसलियाँ हैं, रिब्स हैं, वो आगे की तरफ आती हैं, और हमारा जो डायाफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है, जैसे कि आप दूसरे वाले डायग्राम में देख सकते हो। फ्लैट कैसे हो जाता है, जब नीचे जाता है तो वो फ्लैट हो जाता है, और जो चेस्ट की कैविटी है वो बढ़ जाती है, जिससे लंग्स भी एक्सपैंड कर जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लड वेसल है जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ों से मिलकर ब्लड बना होता है। जैसा आपका उसके अंदर RBCs प्रेजेंट रहते हैं, WBC प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें रहती हैं जो अपने काम का है, बस वही देखना है। तो आपका जो RBC होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, उसके अंदर एक चीज़ प्रेजेंट रहती है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है, कोई कलरफुल चीज़ होती है उसे हम पिगमेंट कहते हैं, ठीक है, कलरफुल सब्सटेंस को। तो ये कैसा कलरफुल सब्सटेंस है, रेस्पिरेटरी, यानी रेस्पिरेशन में मदद करता है। तो RBC के अंदर प्रेजेंट रहता है हीमोग्लोबिन, और इसकी खासियत ये है कि हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी, यानी अट्रैक्शन फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से इसका बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। तो ऑक्सीजन जब ब्लड के अंदर जैसा ही इंटर करता है इसको खींच लेता है, और फिर RBC के साथ ही साथ ये भी ऑक्सीजन भी फ्लो करने लगता है, और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँच जाता है ये। तो ये हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये आप समझ गए। RBC के साथ ही साथ ऑक्सीजन भी चला जाता है। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम RBC का होता है, और क्यों करता है, क्योंकि RBC के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, जिसकी ऑक्सीजन से अच्छा खासा रिश्ता है और उसे अपने साथ वो जोड़ लेता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर कैसे फ्लो करता है, वो RBC पे सवार नहीं होता, बल्कि वो क्या करता है, जो उसका ब्लड का लिक्विड वाला हिस्सा होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, इस प्लाज्मा के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं जिसमें वाटर भी होता है। इस वाटर के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाता है, और उसी के साथ ही साथ ये फ्लो कर जाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये ऑक्सीजन से ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर के अंदर, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है
वो कैसे होता है, डिजॉल्व फॉर्म इन अवर ब्लड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, आरबीसी से, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड के अंदर डिजॉल्व होके। अब देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी थी, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। 2 टेस्ट ट्यूब लिया गया है, उसके अंदर लाइम वाटर को भरा गया है, और पहले में पिचकारी की मदद से एयर भरी जा रही है, दूसरे में माउथ के ज़रिए, ट्यूब के ज़रिए एयर भरी जा रही है। तो आपको बताना है कि इसमें जल्दी जो आपका लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा। तो देखो ए वाला जो है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, और बी वाले को जो है कम टाइम लगेगा जो लाइम वाटर है उसको मिल्की होने में, क्योंकि लाइम वाटर से जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया जाता है तो वो मिल्की हो जाता है, यानी मिल्क जैसा वो दिखने लगता है। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो कंटेंट है इन एक्सेल्ड एयर इज मोर देन दैट इन एटमॉस्फेयर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर में 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उस केस में 4% कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो जितना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उतनी ही जल्दी ये लाइम वाटर मिल्की होगा, इसीलिए बी वाले केस में जल्दी हो जा रहा है ये मिल्की। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन वाला टॉपिक कंप्लीट। जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जहाँ से भी क्वेश्चन जैसे भी बन सकता था, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ कवर करा दी, और बहुत अच्छे में डिटेल में हमने हर चीज़ को समझा है। और ये नोट्स भी आपको मिल जाएगा, अच्छे से आप रिवाइज़ कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने डायग्राम का इस्तेमाल किया है ताकि एक बार में देखो और दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएँ बिल्कुल, ठीक है। अब इस सीरीज़ को जितना आप सपोर्ट करोगे उतनी ही ज़्यादा मैं इस पर वीडियो ला सकता हूँ, और उतनी ही जल्दी वीडियोज़ आएंगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से आप शेयर करो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू। तो इस तरह से जो भी वीडियोज़ आएंगी वो प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम होगा क्लास 10 साइंस धमाका सीरीज़। इस तरीके से और जो भी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोज़ आएंगी उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट विजिट करके यानी चैनल को सर्च कर लेना, CBSE वर्ड्स डी के आगे Z लगाना है, ठीक है। और चैनल को ओपन करोगे तो होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा ऊपर, प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो CBSE क्लास 10 वाला जो सेक्शन है वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कहीं से भी देख सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और इस वीडियो के यार ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, क्योंकि आप शेयर करोगे तभी आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, फिर मन करता है कि वीडियो बनाई जाए, अदरवाइज़ तो वीडियो फिर बनाने का मन नहीं करता, ठीक है। इसका जो नोट्स है इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है, उसको ऐड करने के बाद मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।